गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो माया रहती है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही रहती है उन डॉक्टरों से, तब उन्हें एक नया नाम सुनने को मिलता है जिसका नाम रहता है जयदेव मिश्रा। और जयदेव मिश्रा एक ऐसा नाम रहता है जो माया की लाइफ में पहले भी आ चुका है और उसने सुन चुका है, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसके आगे जो माया रहती है वो जयदेव मिश्रा के बारे में कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और वो इन दिनों वो किसी से भी ज़्यादा मिलती नहीं है। ना उसका मिलना जेसिका से होता है, ना वो अमृता से मिलती है और ना वो किसी के साथ कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। वो थोड़ा अलग ही अपने रिसर्च पे लगी रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर अयान और रागिनी ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करे थे कि अगर इस मिशन से वो बच जाते हैं तो वो घूमने जाएंगे। वो लोग अपने मिशन को पूरा करते हुए कि वो घूमने जाते हैं, वो डॉल हाउस ही जाते हैं जहाँ पर एक सुनहरी वादियों में वो दोनों अपनी एक रोमांटिक सा पल एक दूसरे के साथ बिता रहे रहते हैं। जहाँ पर अयान रागिनी से कहता है, रागिनी ये प्लेस तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं आज तक मुंबई से बाहर निकल के कभी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस में आया ही नहीं हूँ। ऑल टाइम जस्ट मुझे जेसिका सिर्फ गोवा लेकर गई है क्योंकि उसे गोवा बहुत पसंद है, वरना इतनी ब्यूटीफुल प्लेस ये सब ग्रीनरी मैंने कभी नहीं देखी है। पता है, मैं जब भी अपसेट होती हूँ या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या कभी कभार कुछ मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक ऐसी सुनसान जगह पर आकर बैठूँ जहाँ पे मुझे मन की शांति मिले। जब भी मैं टायर्ड हो जाती हूँ ना तो मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। यहाँ मैं जब छोटी थी ना तब मेरी नानी मुझे लेकर आती थी, डॉल हाउस ही। यहाँ मेरी नानी की ये फेवरेट प्लेसेस थी। वो हमेशा से बोलती थी कि अगर धरती पे रह के अगर जन्नत को थोड़ा सा महसूस करना है तो इधर आओ। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की हर एक चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं एक सुखमय जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। और वैसे ही मैं करती हूँ। जब भी मैं अपसेट होती हूँ ना या मैं टायर्ड हो जाती हूँ या मुझे रिलैक्सेशन चाहिए रहता है, मैं यहाँ आती हूँ। और पहली बार मैं यहाँ पर किसी को लेकर आई हूँ, वरना ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं कभी नहीं जाती। तभी अयान पूछता है, अरे रागिनी तुम मुझे क्यों लेकर आई हो, आखिर हम आपके हैं कौन? तो रागिनी बोलती है, अभी तक तो सिर्फ दोस्ती हो और क्या। तो बोलती है, अयान एकदम से खड़े होकर बोलता है, सिर्फ दोस्त? आई थिंक आई एम मोर देन फ्रेंड। तो कहते हैं, मोर देन फ्रेंड। लेकिन वो ऐसे हवा में बात नहीं होती है ना। अगर किसी को मोर देन फ्रेंड बनाना होता है तो उसे एफर्ट्स करने रहते हैं। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है अयान में तो एफर्ट्स और करेज नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम अपने से करेजियस गर्ल को हैंडल कर पाओगे? तो अयान कहता है, ये तो लोगों की सोचने का तरीका है। अक्सर जो मेंस होते हैं वो ये सोचते हैं कि आई एम अ मस्कुलिन फिगर, ओके, तो मैं लड़कियों को दबाऊंगा, मेरे से लड़की थोड़ा सा झुक कर देखे, मेरे से लड़की थोड़ा सा अदब कायदे से बात करे, मैं घर का मुखिया हूँ। दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स ये मैन का ईगो में होती है। जबकि अगर एक ब्यूटीफुल सी लड़की अगर हाइट में अगर मुझसे लंबी भी है तो मैं नज़र उठाकर देख लूँगा, वो नज़र झुकाकर देखेगी, क्या फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई लड़की मुझसे ज़्यादा करेजियस हो तो सबसे अच्छी बात है कि मुझे वो हमेशा से प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा से मेरे साथ रहेगी, हमेशा से मेरे पास रहेगी। तो क्या प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों में? तो ये तो अच्छी बात है ना। तो थोड़ा सा तुम देख लेंगे, थोड़ा सा हम मैनेज कर लेंगे। सिंकी तो उसी का नाम है। और वैसे भी रागनी मेरे अंदर वो मेल ईगो नहीं है जिसके पीछे मैं पागल हूँ। बट मैं बहुत दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँगा जिसकी वाइफ तुम बनोगी। सो विल यू मैरी मी?
रागनी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अयान, जो इंसान अपने प्यार की बात या अपनी दिल की फीलिंग्स भी नहीं बोल पाता है, वो उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है। और वो प्रपोज़ इस तरीके से नहीं करता है, वो नीज़ पे बैठकर हाथ में रिंग लेके उसे प्रपोज़ कर रहा रहता है। तभी रागनी बोलती है, तुम यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ आए थे? तो अयान कहता है कि नहीं, प्रिपरेशन के साथ नहीं आया था, लेकिन सोचा था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं कर लूँगा। सो आई लव यू, कैन वी जस्ट टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम? श्योर, रागनी कहती है। और ऐसे कह के जो रागनी होती है वो आगे आती है और अयान और रागनी एक दूसरे को हक कर रहे रहते। बहुत टाइटली हक करने के बाद जो अयान होता है वो रागनी के फोरहेड पे किस करता है। फोरहेड पे किस करने के बाद वो उसकी आई पे किस करता है और बोलता है कि ये जो सुंदर सी आंखें हैं वो हमेशा से मेरे सामने रहें, मैं यही चाहती हूँ, जिसकी नज़रों में मैं हमेशा से दिखते रहूँ। अपनी आँखों में मैं तुम्हें, अपने आप को मैं तुम्हारी आँखों में ढूंढूँ, बस यही मेरी एक दिल से दुआ है। और ये जो गाल है, ये आज जितने लाल है इससे कई ज़्यादा लाल होते रहे, इतने क्यूट तरीके से रहे। और ये जो लिप्स हैं, हाय, इस लिप में सिर्फ मेरा ही नाम गूंजे, बस यही चाहता हूँ। तो तभी रागनी बोलती है, अयान इतना फिल्मी मत हो, वैसे भी हम रियलिटी ऑफ लाइफ में जीते हैं, जहाँ पे हमारा 200 दूर दूर तक फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं। बट यस, तुम जैसा क्यूट लड़का जो मुझे समझता है और मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और ऐसे बोल के रागनी अपने लिप को अयान के लिप पे रख देती है और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं। अपर लिप किस करते हैं, फिर लोअर लिप किस करते हैं, बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। दोनों का किसिंग बहुत डीपर 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 हुआ जाता है। तभी जो अयान बोलता है, क्या अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो इससे ज़्यादा मैं बढ़ सकता हूँ। रागनी शर्मा जाती है और उसे धक्का देकर भाग जाती है। रेहान भी उसके पीछे पीछे भागता है। दोनों भागते हुए अपने जो रूम उन्होंने लिया रहता है, मीन्स होटल का रूम, वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे वो होटल के रूम के वहाँ पहुँचती है तो रागनी गेट को लॉक नहीं करती है, जैसे कि वो इजाज़त दे रही हो कि अयान, हाँ तुम आ सकते हो अंदर। जहाँ पर अयान भी गेट लॉक नहीं होता है, वो ओपन रहता है, तो वो फटाक से अंदर घुसता है। फिर वो गेट को लॉक करता है और वहाँ पर जाके रागनी के पास आता है और रागनी को टर्न करके बोलता है, आई लव यू। और ऐसे कह के वो उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस करने स्टार्ट कर देता है। नेक पे जितनी डीपली डीपली वो किसेस कर रहा रहता है, जो अयान होता है, जो रागनी होती है, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आहें भर रही रहती है। उसको भी मज़ा आ रहा रहता है और फिर वो थोड़ा सा धक्का देती, फिर वो थोड़ा सा उसका जो उसने वन पीस पहना रहता है, उसकी जो बैक साइड से स्ट्रिप्स होती है उसे साइड करके उसके शोल्डर पे किस कर रहा रहता है। फिर हल्का-हल्का उसके चेस्ट पे किस कर रहा रहता है। फिर उसके साइड से दूसरा शोल्डर पे भी किस करना स्टार्ट कर देता है। जो रागनी हो जाती है वो थोड़ा-सा धक्का देके उसे टीज़ करते हुए आगे भाग जाती है। तो फिर से अयान उसे भागते हुए कहता है, रागनी ये तो चीटिंग है। तो वो कहती है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज़ ट्रू लव, सो एवरीथिंग इज़ फेयर। और ऐसे कह के वो वहाँ चली जाती है। फिर अयान उसके पीछे भागता है और इस बार वो उसे बहुत टाइटली पीछे से हग कर लेता है और हग करने के बाद उसके जो बाल की जो जुल्फ़ें होती हैं उसे हटाकर उसे बहुत डीपली किसेस कर रहा रहता है। बैक को तो वो जैसे बहुत डीपली किस करता है, इधर से उधर से किस करे जा रहा रहता है। फिर वो स्ट्रिप्स जो पीछे की उसकी जो वन पीस की स्ट्रिप होती है, वो उसे वहाँ से रिमूव करता है, फिर ज़िप को ओपन करता है और धीरे-धीरे किस कर रहा रहता है। रागनी भी अब अपना कंट्रोल खो चुकी रहती है। अब उसकी बॉडी पे अपना भी कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे वो अयान के साथ इस ब्यूटीफुल से एटमॉस्फेयर के साथ खो गई है। धीरे-धीरे वो हर चीज़ के लिए अलाउ करना स्टार्ट कर देती है। पीछे से जो अयान होता है, वो उसकी ब्रा की हुक्स भी ओपन कर देता है और वहाँ पर बहुत प्यार से किस कराता है। साइड से वो उसकी पूरी ड्रेस को रिमूव कर देता है
और उसे टर्न करके उसे अपनी गोदी में उठाकर बेड के वहाँ पर लेकर जाता है और उसे बेड पे लेटा के उसे बहुत प्यार से उसके लेग को मसाज कर रहा रहता है और धीरे धीरे उसे किस करना स्टार्ट कर देता है लेग्स पे। दोनों लेग्स पे वो बहुत प्यार से किस कर रहा रहता है, आराम से डीपली डीपली किस कर रहा रहता है। फिर धीरे धीरे वो अपर साइड पर आता है, वो लोअर से अपर साइड के ऊपर तरफ जाता है। फिर वो जो उसके नेवल्स होते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा किसेस कर रहा रहता है, बहुत प्यार से उसके नेवल को किस करता है। फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, जो बूब्स होते हैं उसे प्रेस कर रहा रहता है, बहुत प्यार से प्रेस करता है। और धीरे धीरे जो रागनी रहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है और उसे ये सब चीज़ें ना बहुत प्यारी लग रही रहती है। जो अयान रहता है वो अपने शर्ट्स के बटन भी पूरे रिमूव कर देता है और वो अब शर्टलेस होता है। ये देखकर तो रागनी को भी एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है और रागनी एकदम खड़े होकर अयान को अपने ऊपर से हटाकर नीचे की तरफ कर देती है और उसके ऊपर चढ़ के उसके चेस्ट को किस करना स्टार्ट कर देती है, उसकी नेक को किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके पूरे जो चेस्ट होता है जो बहुत डीपली उसे किस करे जा रही रहती है। ये देख के अयान भी बहुत ज़्यादा काफ़ी मदहोश होने लगता है और उसे ये चीज़ें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं थी कि रागनी ये सब करेगी। उस पे वो थोड़ा सा खुश होने लगता है। धीरे धीरे जो हमारी जो रागनी रहती है वो बेल्ट को रिमूव कर देती है और कहीं धीरे से वो जो उसकी जो पैंट्स होती है उसे भी रिमूव कर देती है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो चुके थे और दोनों एक दूसरे की बाहों में जो लिपटे थे, जैसे एक सांप और सपनी एक दूसरे से लिपटी रहती है कि जहाँ पर कुछ भी हवा पास ना हो, इस तरीके से दोनों एक दूसरे से लिपटे थे। धीरे धीरे से अयान बहुत प्यार से रागनी के साथ थोड़ा इंटीमेट हो रहा था, बहुत धीरे धीरे। और रागनी को भी उसका इतना सॉफ्ट रोमांस, आराम से स्लोली स्लोली उसके हिसाब से चलना उसे काफ़ी मदहोश हो रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और डीपली इंटीमेट होते हैं। करीब 10 से 15-20 मिनट तक तो वो आराम से इंटीमेट होते हैं, जिसमें अयान थक कर जब लेट जाता है तब रागनी कहती, इतनी जल्दी लेट गए? तो अयान बोलता है, ओ माय गॉड, आई डोंट हैविंग दैट मच स्टेमिना, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो रागनी हंसने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो चुके रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर जो अमृता रहती है, अमृता को काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है काम का, जिसकी वजह से वो चाहकर भी वीकेंड पे कहीं जा नहीं पाती है। तो यहाँ पर नंदिता उसकी हेल्प करने के लिए आती है, क्योंकि अमृता जो रहती है वो रागनी के जाने के बाद उसके पास काफ़ी वर्कलोड होता है, क्योंकि रागनी छुट्टी पे चली जाती है और यहाँ पर जो माया रहती है वो अभी ऑफिस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही रहती है। अमृता को भी पता रहता है कि वो कुछ और मिशन पर गई है, तो वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस पे किसी को कुछ नहीं बोलती है। अब अमृता इतनी ज़्यादा वर्कलोड पे हो चुकी रहती है कि वो काम को पूरी चीज़ें देख रही रहती है, मीटिंग सारी चेक कर रही रहती है कि कब कहाँ पर है, इन्वेस्टर्स से मिलना उसको, अपने मार्केट की शेयर वैल्यूज़ इन सब को अप करने के लिए वो एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना, हर एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तभी जो नंदिता होती है वो उसे कॉल करती है और ये रात के 10 बजे होते हैं। नंदिता का कॉल आता है। नंदिता बोलती है कि अमृता तुम कहाँ पर हो? तो वह कहती है मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैं अभी तक निकली नहीं हूँ। आज सैटरडे नाइट है और तुम इतना ज़्यादा काम कर रही हो? तो कहती है हाँ, जो रागिनी छुट्टी पर है ना, वरना आधे से ज़्यादा तो काम वो ही मेरा संभाल लेती है। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आऊँ क्या? तो कहती है नहीं नहीं अमृता, कहती है नहीं नहीं अमृता, ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसमें तुम मेरी क्या मदद कर पाओगी? तभी नंदिता कहती है मैं तो पूरा साथ निभाने की बात कर रही हूँ जीवन भर, तो फिर ये छोटा सा ऑफिस का क्या काम है, मैं हेल्प कर दूँगी, तुम बता देना मैं फटाफट करती जाऊँगी। तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। मतलब तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती हो, नंदिता कहती है। तो अमृता कहती है ऐसा नहीं है,
अच्छा एक काम करो, तुम मुझे आधा घंटा दो, मैं तुम्हें घर से पिकअप करती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है, मुझे पिकअप कर लो। तो कहती ओके तुम रेडी रहना। तो कहती हाँ मैं रेडी रहूँगी। हम वैसे जा कर रहे हैं। तो कहती तुम रेडी तो रहो। तो कहती अरे उस हिसाब से ड्रेस तो बताओ, अगर कैजुअल पहनना है ये। तो कहती जो तुम्हारा मन करे वो पहन लो, ठीक है मैं तुम्हें मिलती हूँ आधे घंटे से। यहाँ पर जो अमृता रहती है वो जल्दी से अपना काम को वाइंड अप कर रही रहती है, फ्रेश होती है और यहाँ से ऑफिस से वहाँ से वो निकल जाती है। जैसी वो निकलती है तो उसे आधा घंटा करीब लगता है नंदिता के फ्लैट तक पहुँचने के लिए। जब वो नंदिता के फ्लैट के वहाँ पहुँचती है तो नंदिता को कॉल करती है। नंदिता बहुत ब्यूटीफुल सही ड्रेस पहन कर आती है, जैसे क्रॉप टॉप और नीचे जो हमारी क्या बोलते हैं हॉट पैंट्स होते हैं वो पहन कर आती है। फिर वो आकर बैठती है तो अमृता उसे घूरते हुए देखती है और कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा जो मन करे पहन लो, पर तुम रात को इतना रिवीलिंग ड्रेस पहन के कहाँ जा रही हो। तो कहती क्या रिवीलिंग ड्रेस है, नॉर्मल तो है। अरे पर ये तो कैजुअल ड्रेस है, ये तो सब जगह सूट हो जाती है। तो कहती हाँ सब जगह सूट हो जाती है और कुछ ज़्यादा ही सूट हो जाती है। कहाँ चलना है। कहती कहाँ लेके चल रही हो, बहुत टाइम हो गया है हम पब नहीं गए, पब चलें। तो कहती ऑफ कोर्स नो नॉट एन इशू। तो यहाँ से जो हमारी अमृता रहती है वो ड्राइवर को कहती है कि यहाँ से जो पब है वहाँ की तरफ ले लो। तो एक मोस्ट डिसेंट पब में ये लोग जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, डांस कर रहे रहते हैं। जो नंदिता रहती है उसे डांस करना और ड्रिंक करना बड़ा पसंद रहता है, और जो अमृता रहती है वो ड्रिंक नहीं करती है, क्योंकि अमृता को पता रहता है कि इस वक्त अगर उसने ड्रिंक कर ली तो इशू ख़राब हो जाएगा और दोनों को संभालेगा क्यों। क्योंकि नंदिता इतनी खुश रहती है वहाँ डांसिंग के फ्लोर पे जाके, इतना डांस कर रही रहती है, कूद रही रहती है, मस्ती मजाक कर रही रहती है। यहाँ पर जो अमृता है वो सिर्फ देख रही रहती है। तो वहाँ से एक लड़का रहता है जो एकदम से आकर ना मतलब नंदिता को पास चिपकने की कोशिश कर रहा रहता है। अमृता वहाँ खड़ी हुई रहती है, अमृता सिर्फ देख रही रहती है। तो अमृता एकदम से बोलती है नंदिता थोड़ा सा इधर आके डांस कर लो। पर नंदिता अपने डांसिंग वे में इतनी ज़्यादा वो फोकस रहती है कि उसे समझ में ही नहीं आता। फिर जो एक से दो लड़के हो जाते हैं और दोनों लड़के को वो इतनी डांस करते हुए अच्छी दिख रही रहती है। तभी जो अमृता होती है वो वहाँ से उठती है अपनी सीट से और उठकर जाती है और जाकर खड़े हो जाती है नंदिता के पास में, और नंदिता को बोलती है कि बेबी इधर आके डांस कर लो, और उन लड़कों को इशारों से कहती है कि स्टे अवे विथ माय गर्ल। बट वो लड़के सुनने वालों में से कहाँ थे, उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ऐसे नंदिता को डांस करते हुए देखने के लिए। जैसे डांस की एकदम से बारी आती है तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और फिर एकदम से जो नंदिता का हाथ पकड़ के बोलते हे स्वीट हार्ट कम डांस विथ मी। नंदिता थोड़ा ड्रंक पे रहती है तो कहती है यस आई एम डांसिंग विथ यू। अमृता ये सुन के थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, और अमृता का नेचर थोड़ा गुस्से वाला रहता है। अमृता हाथ पकड़ती है नंदिता का और उसे खींच के अपने साथ लेकर जा रही रहती है। अमृता बोलती है नंदिता दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेस, ओके चलो यहाँ से। तो वो कहती है कि नहीं अमृता देखो ना कितना प्यारा माहौल है, और यहाँ पे सब देखो ना कितने फ्रेंडली वे में डांस कर रहे हैं। अमृता कहती है कि स्वीट हार्ट ये फ्रेंडली वे में डांस नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा एडवांटेजेस लेने के लिए तुम्हारा डांस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चले। तो वो कहती है नो अमृता यू आर माई स्वीट हार्ट, तुम मुझे डांस करने दो ना, मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ। तो पता है यूजुअली मैं इतनी ही मस्ती करती हूँ। तो यहाँ पर अमृता बोलती है किसके साथ। तो कहती है जेसिका, जेसिका इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी, और तुम भी मुझे प्रोटेक्ट करो ना। जेसिका मुझे बहुत बच्चों की तरह रखती है अमृता। तभी वहाँ से जो एक लड़का रहता है वो जो नंदिता के बैक पे हाथ रखने के लिए वेट कर रहा था, और वो सडनली से उसके बम को टच कर देता है, जिसपे अमृता को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो वहीं पे उसका हाथ पकड़ती है और उसे ट्विस्ट कर देती है। वहीं पे वो लड़का जोर से जाता है छोड़ मेरा हाथ छोड़ मेरा हाथ छोड़। उतनी देर में सबके सब इधर खड़े हो जाते हैं,
और वहाँ से जो दूसरा लड़का होता है वो अमृता पे अटैक करने की कोशिश करता है। अमृता उसका हाथ पकड़ के उसे जम के लात मार के बोलती है, मैंने कहा था दूर रहो इन चीज़ों से, पर तुम्हें समझ में नहीं आती है। और फिर वो नंदिता का हाथ पकड़ती है और साइड में लेके जाती है और वहाँ पर जो बाउंसर्स होते हैं उन्हें बोलती है कि ऐसे चीप लोगों को लेकर आते हो। तो कहते हैं सॉरी मैम, क्योंकि अमृता जो रहती है वो रेपुटेड है, क्योंकि वो जायसवाल इंडस्ट्रीज़ की ओनर है, मतलब पार्टनर रहती है, ओनर ही है वो एक टाइप की, तो उसका नाम बहुत चलता है। तो उसने अगर कह दिया कि ये चीज़ है तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो वहाँ पर कार में बिठाती है नंदिता को और लेकर जाती है। फिर नंदिता काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बच्चों टाइप बिहेव करती है, लाइक कि तुमने क्यों किया, मुझे डांस करना था, तुम डांस करने नहीं देती हो, और ऐसे कह के आ जाओ। और अमृता को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, क्योंकि अमृता थोड़ी गुस्से वाली रहती है, उसका गुस्से का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है बाकी सबसे। तो वो गुस्से में बोलती है, बस चुप हो जाओ यार, बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, कोई तुम्हें टच करे मुझे ये पसंद तक नहीं है। और वो तुम्हें टच कर रहा था। नंदिता कहती है, तो तुम प्रोटेक्ट कर रही थी ना। अमृता तुम कितना गुस्सा क्यों करती हो, ऐसे गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा, मुझे डर लगता है कभी कभार तुमसे। अमृता का गुस्सा बहुत हाई रहता है। अमृता बोलती है ड्राइवर को कि यहाँ से होटल की तरफ लो। तो जो होटल रहती है वो 4G होटल रहती है। वो 4G होटल मीन्स लाइक वन ऑफ दी बहुत ब्यूटीफुल होटल रहती है, क्योंकि इस कंडीशन में वो नंदिता को घर भी ले जाना नहीं चाहती थी और ना ही वो जेसिका के पास छोड़ने की बात करती थी, क्योंकि अगर वो अभी जेसिका का मुंह देखती तो जेसिका को और गुस्से में सुना देती कि तुमने ही नंदिता को बिगाड़ा है ना, कि ऐसे कहीं पर भी जाके ड्रंक करके डांस कर ले और तुम प्रोटेक्ट कर लोगी, किस तरीके से तुम प्रोटेक्ट करती हो। वो इस बात पे भी बहुत गुस्सा थी। तो इसलिए ना वो घर जाना प्रेफर करती है, ना वो फ्लैट जाना प्रेफर करती है, वो एक होटल की तरफ प्रेफर करती है। फिर वहाँ पर वो जो होटल रहती है वो ऑफ कोर्स और किसी की नहीं, नंदिता की खुद की, अमृता की खुद की होटल रहती है। जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा स्वीट ओपन कर दिया जाता है। वो अंदर जाती है और नंदिता को लेटाती है। पर जो नंदिता रहती है वो तो मतलब एकदम सुनने को तैयार ही नहीं रहती है। एक बोलते ना विक्रम बेताल की तरह वो एकदम से चढ़ जाती है, पीछे से हक कर लेती है अमृता को छोड़ ही नहीं देती। अमृता को काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है। अमृता उसे छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, पर अमृता की वो एक नहीं सुनती है। फिर अमृता के ऊपर कूद जाती है। फिर अमृता उसे अपनी बोलते ना बैग से एकदम गोद में रखना, वैसे वो रखते हैं जैसे बचपन में हम एक दूसरे के ऊपर लद जाते थे, वैसे वो लद जाती है और उसे छोड़ ही नहीं रहती है। तभी जो अमृता है वो उसे थोड़ा सा समझा के बोलती है, बच्चा मेरे ऊपर से उतरो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं उतरना, तुम क्यों गुस्सा करती हो, मेरी सारी की सारी चढ़ी हुई उतर जाएगी, मुझे कम से कम थोड़ा टाइम नशे में तो रहने दो। हाँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर नशे में हूँ तो मेरा फ़ायदा भी तो उठाओ। तभी अमृता कहती है, मोहब्बत करने वाले फ़ायदा नहीं उठाते हैं, और जो मोहब्बत नहीं करते वही ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। मैं प्यार करती हूँ आपसे, आपकी इज्जत और आपकी हर एक चीज़ मेरे लिए सर आँखों पर है, उसे कभी आँच नहीं आने दूंगी। जैसी ये बातें नंदिता सुनती है उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अमृता ये देखती है, अमृता उसकी आंखों के आंसू पोंछती है। तभी नंदिता और जोरों से रोने लगती है। अमृता बोलती है, बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया, बच्चा क्या हो गया है आपको, क्यों आप रो रहे हो, ऐसे करके बेबी क्या हुआ, और ऐसे करके उसे हक करती है। नंदिता के कुछ ऐसे जख्म थे जो उसके भी बहुत ज़्यादा गहरे थे। कहते हैं ना हर किसी का पास्ट होता है, तो उसका वो पास्ट उसे याद आ गया था। वो बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। तभी अमृता उसे बोलती है कि क्या हुआ है, आप मुझे बताओगे। तब वो ड्रंक रहती है तो वो बहुत आसानी से कह देती है, पता है मेरा बॉयफ्रेंड था, और उसने ना मुझे जानबूझ के ड्रिंक की आदत डलवाई। मैं पीती नहीं हूँ, पर वो मुझे हमेशा से हर वीकेंड पे पिलाता था ताकि वो मेरा एडवांटेजेस उठा सके। और वो भी मुझे ऐसी होटल रूम पर लेकर गया था जब मैं ड्रंक थी, और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी।
पर तुमने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे इतने प्यार से रखती हो। और वो मेरे साथ यही चीज़ के लिए था, और तभी मुझे जेसिका ने मुझे बचाया था। तो अमृता कहती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना। और दूसरी चीज़, बच्चा, जो पास्ट है उसे जाने दो। आज तुम जितना रो लो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ जो शेयर करना है करो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए जज भी नहीं करूँगी। और ऐसे उठाती है वो नंदिता को अपनी गोद में, और वहाँ पर एक सोफ़ा रहता है, उसमें खुद बैठती है और नंदिता को अपनी गोद में बिठाती है बच्चों की तरह, और बहुत प्यार से हग कर रही रहती है। नंदिता बहुत रो रही रहती है, और जो अमृता है वो उसे हग करते हुए सिर्फ रोने देती है। कहते हैं ना, अक्सर जो हमारा गम है वो निकल जाता है जब इंसान को उसे सुनने वाला मिल जाता है, और जो उसके दुख को समझने के लिए मिल जाता है। तो वो वैसी ही रहती है, आराम से रो रही रहती है, वो रोने देती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब नंदिता रोकर चुप हो जाती है, तब अमृता उसके बालों पे हाथ फहराती है और बोलती है, बात करने चलें? तो वो कहती है कि अभी? तो कहती है कि हाँ, थोड़ा नशा कम हो जाएगा और ये जो रोत सी सूरत है वो थोड़ा अच्छी हो जाएगी। तो कहती है ठीक है। फिर वो हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसे बात कराने लेके जाती है। दोनों शावर के नीचे बहुत डीपली तरीके से बात कर रहे रहते हैं, एक दूसरे के साथ टची होकर बहुत प्यार से बात करते हैं। नंदिता का इतना प्यारा और बच्चे वाला रूप आज पहली बार अमृता ने देखा था, कि वो बच्चों की तरह थी, बिल्कुल एक सॉफ्ट हार्टेड दिल, बिल्कुल शांत छोटा सा बच्चा, जो उसे इतनी देर से सिर्फ चिपका ही हुआ था, उसके सीने को वो छोड़ ही नहीं रही थी। और अमृता को उसका ये वाला नेचर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार ज़रूरी नहीं होता है कि हम इंटीमेट हों, कभी कभार ज़रूरी नहीं होता है कि हर टाइम हम किसी से फिजिकली टच होकर ये बताएं कि हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। कभी कभार सिर्फ और सिर्फ एक टच करना, एक सीने से लगकर शांति से बैठना भी ये बताया जाता है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वही अमृता और नंदिता के बीच में हो रहा था। जब वो दोनों बात करते हैं तो नंदिता आराम से, मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही रहती है। अमृता उसे बहुत अच्छे से बाहों में उठाती है, उसे टॉवल से लपेटती है और उसे अंदर की तरफ लेकर आती है। उसे पूरे उसके बालों को सुखाती है, ड्रायर से पूरा उसको सुखाती है, और उसे कपड़े लेकर आती है और उसको कपड़े पहनाती है। बहुत प्यार से वो कपड़े पहनती है। तो नंदिता को अमृता का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ना उन दिन ड्रंक होके उसका फ़ायदा उठाने के बजाय उसे बहुत प्यार से संभाल रही थी वो। और फिर वो उसकी पूरी ड्रेस करती है और उसे बहुत प्यार से स्वीट के वहाँ पर लेटाती है और अपनी बाहों में लेती है और टीवी चालू करती है। और टीवी चालू करके दोनों एक दूसरे के साथ हग करके एक मूवी देख रहे रहते हैं। वो मूवी देख रही रहती है, वो थोड़ा हॉरर कॉमेडी मूवी रहती है, जिसमें जो नंदिता है वो थोड़ा सा डरती भी है, हंसती भी है, और अमृता के ऊपर टाइटली हग करके बस उसे चिपकी ही रहती है। और वो बहुत अच्छा लग रहा रहता है अमृता को, उसका ये स्वीट सा बिहेवियर। थोड़ी देर के बाद जो नंदिता है वो धीरे से बोलती है, अमृता। तो अमृता बोलती है, हाँ, मुझे भूख लगी है। तो नंदिता का ये बोलने पर अमृता हंसते हुए बोलते कि हाँ, अच्छा, तो क्या खाओगी? तो कहती कुछ भी, पर बहुत जम के भूख लगी है। ये ड्रिंकिंग इन सब में मैं भूल गई कि मैंने कुछ खाया ही नहीं था। तो वो कहती है तुमने कुछ खाया नहीं था? तो कहती है कि हाँ, तुमने बोला था तुम पिकअप करोगी, तो मुझे लगा एक रोमांटिक सी डेट पे ले जाओगी। तो कहती ओ, अच्छा, रुको मैं मंगाती हूँ। फिर वो रूम सर्विस से बहुत अच्छे से खाना वगैरह सब मंगाते हैं, और वो लोग एक खाना पीना अच्छे से खा रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो जेसिका रहती है वो भी एक अलग ही लाइफ की थोड़े से जोन में रहती है। वो भी रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, और यहाँ माया भी अपने रिसर्च पे बिजी रहती है। दोनों क्या रिसर्च कर रहे रहते हैं ये सब जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी,
like, shares and subscribe, and please subscribe and support, क्योंकि कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2 भी पहले जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और ये स्टोरी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि फर्स्ट स्टोरी भी मैंने कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 1 स्टार्ट किया था, तो इसलिए मुझे ये स्टोरी से भी बहुत लगाव है।